अरे करुणा बेटा, चाय गार झाली। अरे ठंडी होगी चाय, दूसरी चाय दे। करुणा, ए करुणा। करुणा, करुणा, अरे अभी तो तुझे दूध पिलाया ना, फिर तेरा रोना चालू हो गया। तुझे तो तेरी बुआ ही संभाल सकती है। करुणा, आपने करुणा को देखा क्या? मला काय माहित। करुणा, करुणा। अरे चंद्रमा भी इसी घर में और चंद्रग्रहण भी इसी घर में। मेरे नाती को देख और इस पंटी को। करुणा की बात कर रही हूँ, देखा है क्या उसको? वही तो। अरे यार मेरे शूज कहाँ हैं, रैकेट कहाँ है? तुम मेरा सामान क्यों छूती हो यार? कितनी बार कहा है तुम्हें? करुणा, 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 करुणा। ये कमला भी ना छुट्टी लेनी है तो एक दिन पहले नहीं बोल सकती। करीपत्ता कुठे ठेवला? करुणा, 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 करुणा। करुणा कहाँ गई? मेरी चाय ठंडी हो गई, कब से आवाज दे रहा हूँ मैं। पता नहीं कहाँ चली गई वो। करुणा, अरे क्यों करुणा करुणा करके चिल्ला रहे हो? हाँ, पूरा घर सर पे उठा लिया है, लेकिन वो एक है जो पलट कर जवाब दे। जवाब तो तब देगी ना जब वो घर पे होगी। वो घर पे नहीं है। अगर अभी थोड़ी देर पहले तो चाय देके गई मेरे को, वो मैं गुठे गली थी वो। आई हाय, याद आया, वो शायद रोहन को स्कूल लेने गई है। सुबह मेरे को बोली वो। भाभी मुझे पता है इसको संभालना कितना मुश्किल का काम है, पण मी ठरवलंय अब से तेरा सिर्फ 2 काम, एक तो इस राजकुमारी को संभालना और दूसरा आराम। आणि हो, रोहनची काळजी पण करू नकोस। तो उसको स्कूल बस तक छोड़कर भी आऊंगी और लेकर भी आऊंगी। तो बहुत अच्छी है। रोहन की बस का टाइम तो कब का हो गया? उसको लेने गई तो आती होगी। आ गया। अरे आ गया है तो। रोहन, तू अकेला है? तेरी अत्ते कहाँ है? हाँ, वो तो स्टॉप में आ ही नहीं थी। हाय, उसका फोन भी बंद आ रहा है। ऐसे तो कभी नहीं करती वो, हमेशा मुझे बता के जाती है। इतनी लापरवाही उसने कभी नहीं दिखाई है। कहाँ चली गई वो? वो परेशान हुई नहीं गई तो क्या? रोहन तो आ गया ना, वो भी आ जाएगी। अरे किसी की मदद करने रुक गई होगी वो। लेकिन उसका फोन क्यों बंद आ रहा है? आई, उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। अरे तुम लोग तो ऐसे परेशान हो रहे हो, पता नहीं इसे कब से गई है वो। एक तो मैं लेट हो गया, मेरा जूता नहीं मिल रहा है। तुम्हारे पास उसके फ्रेंड का नंबर है ना, माला का, उससे ट्राई करो। हाँ, लगा उसका फोन। जी बहनी। करुणा है क्या उधर? नहीं, करुणा तो नहीं आई, लेकिन हाँ उसका कॉल आया था नोट्स के लिए। हाँ बोलना। माला सुनना, मुझे बायो के नोट्स व्हाट्सएप करना। तुझे पता है ना, लास्ट वीक मैं एक भी क्लास अटेंड नहीं कर पाई। तो इतनी टेंशन क्यों ले रही है? अभी एग्जाम में टाइम है। अब होगा, पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। हनी हो, मेरा क्या तुम लोगों के जैसे नहीं है। तुम लोगों के लिए तो सफेद घोड़ी पर बैठकर राजकुमार आने वाला है, और मुझे अपने पैरों पर खुद खड़ा होना है ना। ठीक है, मैं भेज देती हूँ। अच्छा, जब वो आए ना तो बोलना कि मेरे को फौरन फोन करे। हाँ जी ठीक है। क्या बोला उसने? करुणा, ये बबलू ने भी ना परेशान करके रखा है। कल सुबह से बुखार है, जो मजाले की मेरे हाथों से दवाई खा ले। कल तो करुणा ने दवाई खिलाई थी। करुणा कुछ काम नहीं कर रही हो तो घर में भेज दीजिए। वो अभी बाहर गई है, आएगी तो मैं बोलूंगी उसको। ताई, आप लोग तो नसीब वाले हो जो ऐसी मुलगी आपके घर में जन्मी है। मुझे बहुत काम है, मैं निकलती हूँ। करुणा को भेज दीजिए। क्या बोल रही है? अभी तक नहीं लौटी वो? बाबा गए उसको ढूंढने। अरे अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? यहीं। चलिए घर छोड़ देता हूँ, आइए बैठिए। एक मिनट अंकल, हाँ ये डब्बा जरा पकड़ लेना प्लीज। है अंकल, चुपचाप बैठे हैं, कोई टेंशन है क्या? अरे वो क्या है कि शाम से करुणा का कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे अंकल आप टेंशन मत लो, आ जाएगी। हाँ, पता नहीं कहाँ चली गई है शाम से। अच्छा थैंक यू बेटा, ये लो। आप टेंशन मत लो, आ जाएगी। हाँ, करुणा शाम से घर से गायब थी। रात ढलने को थी और अब तक उसका कुछ पता नहीं चला था। जब एक जवान बेटी घर से गायब होती है तो उसके माता पिता पर क्या बीतती है, ये सिर्फ वही समझ सकते हैं
जिनके घर में बेटियां हैं। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि करुणा कौन है। करुणा अपने परिवार की लाडली है। वो धुरी है जिस पर उसके पूरे परिवार की दुनिया घूमती है। वो बेटी है जो बेटी होकर भी अपने पिता को मां की याद दिलाती है, अपनी मां की सहेली बन जाती है, तकलीफें सहकर भी सिर्फ मुस्कुराती है। हे देवा, कुटे गेली। जवान लड़की है, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए, जल्दी आ जाए बस। तुझे क्या लगता है कोई उसे भगा के लेके गया, उसके साथ कोई कुछ गलत करेगा? अरे कुछ नहीं होगा उसके साथ गलत। अरे जैसी शक्ल है ना उसकी, उसके साथ कुछ गलत करने का तो बहुत दूर की बात, उसको देख के ही उसे उल्टी हो जाएगी। अरे बोलने से पहले कुछ सोचने का काम है कि नहीं तेरा? आई है, तुझे उससे कोई लगाव नहीं है माना, पर तेरे बेटे की बेटी है वो। अरे ये सोचकर तो चुप रह सकती है ना तू? हाँ हाँ, मुझे चुप करा दे, लेकिन दुनिया की बात वो तो चुप नहीं रहेगी ना। हाँ, 10 पीढ़ियों में ऐसी बदसूरत लड़की पैदा नहीं हुई है जो तूने पैदा की है, समझा? वो तो मैं तेरा और तेरे बाप का मुंह देख के चुप बैठी, नहीं तो मेरा तो मन करता था जैसे ही पैदा हुई ना उसको गला घोट कर मार दूं। बस अब तक गप बस आई, एक वाक्य ना को बोली तू। अब बस करा ना, हम पहले से इतना परेशान हैं और अब तू। सुनिए, चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ हाँ, जाओ पुलिस स्टेशन जाओ, वही अभी बाकी था। बाकी लड़कियों के लिए बारात आती है दरवाजा में, हमारे बेटी के लिए पुलिस आएगी। बस इतना ही रह गया था अभी। रंजन हटकर। मैं हूँ सर, मैंने ही आपको फोन किया था। आपकी बहन गायब है, आपने बताया था। हाँ सर, उसका नाम करुणा है सर। शाम से ही उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। मोबाइल था उसके पास, लेकिन तब से लेकर अब तक उसका फोन भी नहीं लग रहा है, बंद आ रहा है। आखिरी बार कब और कहाँ देखा था आपने उसे? सर, मैं करुणा की बहन ही हूँ। मेरे बेटे की स्कूल बस करीबन 5:30 बजे उसे तानाजी नगर बस स्टॉप पे उतारती है, और आज करुणा ने मुझे बोला था कि वो उसे लेने जाएगी, पर वो वहाँ पर भी नहीं पहुँची। हो सकता है कोई दोस्त या रिश्तेदार के घर गई हो। सर, हमने सबके यहाँ पूछ लिया, वो कहीं नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हमारी करुणा बहुत समझदार लड़की है सर, अगर कहीं उसे जाना होता है तो बताकर जाती है, ऐसे नहीं जाती वो। 24 घंटे पूरे होने से पहले हम लीगली कोई कंप्लेन दर्ज नहीं कर सकते। हम लोग अनऑफिशियली उसे खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वो कल तक नहीं लौटती है तो आपको पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेन लिखवानी होगी। जी सर। और कोई भी रहता है यहाँ पर या सिर्फ आप 4 ही हैं? सर, मेरी आई है और मेरी 3 महीने की बेटी है। आई कहाँ है आपकी? वो अंदर कमरे में है सर। आप तो वही है ना जो उस दिन? साहब देखिए, धीरे बोलिए। हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन वो बात हम लोगों ने घर में किसी को नहीं बताई है। और जो लड़की गुम हुई है करुणा, वो मेरी बेटी है जो उस दिन मेरे साथ थी। बहुत बहादुर और हिम्मत वाली है आपकी लड़की। आजकल के जमाने में जब किसी का बुरा देखते हुए लोग आंखें नीचे करके चले जाते हैं, ऐसे में पहले उस लड़की को बचाना और फिर उस गुंडे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना, हम सब हैरान थे उसकी हिम्मत देखकर। सर, मैं नहीं डरती किसी से, और गलत से तो बिल्कुल नहीं। सर, मैं अदालत में उसके खिलाफ उसके सामने गवाही दूंगी। ये भी हो सकता है कि उस गुंडे मुख्तार का ही काम हो। उसे पता तो लग गया था कि करुणा उसके खिलाफ गवाही देने वाली है। हो सकता है उसे डराने धमकाने के लिए उठा लिया। बिल्कुल हो सकता सर, कल सुबह उसे कोर्ट से जमानत भी मिल गई थी। चलो। रूम की तलाशी लो, अगर कुछ मिल जाए देखो अच्छे से। मुख्तार के इस तरह अचानक गायब हो जाने से पुलिस के लिए करुणा को ढूंढना मुश्किल हो गया था। वैसे भी मुंबई जैसे महानगर में किसी को ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन अब वो अकेला शख्स जिस पर करुणा के अपहरण का शक था वो पुलिस की पहुंच से दूर जा चुका था, और इसके साथ साथ करुणा तक पहुंचने की उम्मीद भी दूर चली गई थी। और दूसरी तरफ करुणा के घर पर जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, वैसे वैसे उसके परिवार वालों की नींद उड़ती जा रही थी। खा बेटा। क्या लगता है तुझे कि मैं ये खाना खा पाऊंगा? अरे मेरी बच्ची गायब हुई है, पता नहीं कहाँ होगी मेरी करुणा। अरे आई, मेरी तो जान जा रही है ये सोच सोच कर कि अगर करुणा नहीं मिली या उसे कुछ हो गया
तो मेरा क्या होगा? अरे मैं तो अब तक इस बात से खुश रहती थी कि उस जैसी शक्ल वाली लड़की से ना कोई शादी करेगा। कम से कम वो मेरा और मेरे बच्चों को अच्छे से संभालेगी, अच्छे से ख्याल रखेगी। सुन, अगर हमारी करुणा का भी ऐसा कुछ एक्सीडेंट वक्सीडेंट हो गया ना तो हम भी उसका थोबड़ा बदल देंगे। ये काय बोलता आई तुम्ही? हाँ, बेटी है वो मेरी। अरे सर, करुणा के भाई आके एफआईआर लिखवा गया है। हालांकि हमारी तफ्तीश तो पहले से ही होना है। ओके, आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में उसकी फोटो भेज दो और हॉस्पिटल्स में भी इन्वेस्टिगेट करो। सर, हॉस्पिटल्स में हम पहले ही पता कर चुके हैं और पिछले 24 घंटों में मुंबई में जितनी भी अनआइडेंटिफाइड फीमेल बॉडीज मिली थी हमने सब चेक किया, उनमें से कोई भी करुणा नहीं है सर। गुड, मतलब ये होप तो है कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है और वो जिंदा है। सर, ना मुख्तार का कुछ पता चल रहा है और ना उसके पंडरों का। साफ पता चल रहा है कि सब के सब अंडरग्राउंड हो चुके हैं। स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि करुणा के गायब होने के पीछे मुख्तार का ही हाथ हो। उसके सेलफोन की लोकेशन? सर, मुख्तार और करुणा के सेलफोन हमारे रडार पर हैं। मुख्तार का सेलफोन कल से स्विच ऑफ आ रहा है। उसका लास्ट नोन लोकेशन मीरा रोड का है, जो कि उसका अड्डा है। लेकिन करुणा के सेलफोन की ट्रैकिंग से एक बात पता चली है सर, उसका सेलफोन आज सुबह करीब 8 बजे के आसपास 5 मिनट के लिए स्विच ऑन हुआ था, पर उसके बाद स्विच ऑफ हो गया और अब तक स्विच ऑफ ही है। फोन स्विच ऑन कहाँ हुआ? सर, मलाड स्टेशन के पीछे सब्जी मंडी। मलाड पुलिस से कांटेक्ट करो। अगर तिलहान है, बच्ची है भी वो, पर तुझे तो दुनियादारी समझती है ना। तुझे पता है ना कि कैसी है ये दुनिया, फिर भी तूने उसे रोका नहीं जाने दिया। अरे कितने बड़े खतरे में डाल दिया तूने उसे, कुछ पता है तुझे? और मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? कहाँ के लत में ऐसा? करुणा ने बोला था मुझे आपको दिल की बीमारी है, ये बात सुनकर आपको कुछ होना चाहिए इसलिए। और अब, अरे अब मेरे दिल पर क्या गुजरेगी तुझे पता है? हटकर साहब, आपकी बेटी ने जो किया उस पर पछतावा करके उसकी बहादुरी की बेइज्जती मत कीजिए। मैं जानता हूं कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, लेकिन अब भी हम इसमें जी रहे हैं क्योंकि आपकी बेटी करुणा जैसे लोग इस दुनिया में हैं। साहब, कुछ पता चला उसके बारे में? फिलहाल नहीं, लेकिन यकीन रखिए जब तक आपकी बेटी मिल नहीं जाती हम लोग चैन से नहीं बैठे। करुणा को जानते थे आप? बहुत अच्छी लड़की थी करुणा, सबके सुख दुख में काम आती थी और पूरा मोहल्ला उसको बेटी जैसी मानता है। करुणा को आखिरी बार कब देखा था? उस दिन शाम को यही मिली थी, इसी गली में। आस पड़ोस में कोई ऐसा जो करुणा के ज्यादा ही करीब हो? करुणा तो सबके करीब है, सब जन उसे बहुत मानते हैं, लेकिन हेमलता कुछ ज्यादा ही मानती उसे। मैं तो उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती थी, लेकिन मेरा बेटा, उसे सीरत नहीं सूरत चाहिए थी। सो एक सुंदर सी लड़की के साथ शादी करके घर ले आया। उसके अलावा कोई और? शाश्वत ने किसी बाई को, मतलब उसकी घरवाली। जी, काफी अच्छी बातचीत है मेरी अंकल से। करुणा मेरी वाइफ की बहुत अच्छी सहेली है। इनफैक्ट मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी के दौरान करुणा ने ही सब कुछ संभाला। आपके कैसे रिश्ते हैं करुणा के साथ? ये कैसा अजीब सवाल है सर? करुणा इस घर की बेटी है। सवाल अजीब है, लेकिन इसका जवाब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कैसे रिश्ते हैं आप लोगों के करुणा के साथ? वो आपको बताएंगे नहीं सर, बहुत दुखी रहा करती थी करुणा। कोई है उसके घर में जो दिन रात उसके मरने की दुआएं मांगता है। किसकी बात कर रही हैं? उसकी आजी। करुणा सुंदर नहीं थी सर, बदसूरत थी बेचारी, बस इसी बात की तकलीफ थी उसकी आजी को। दिन रात उसे ताने देती, हमेशा कोसा करती थी। हेलो सर, मुझे आपको कुछ बताना है, आप पीछे वाली गली में आ जाइए। ठीक है, बाकी लोगों से पूछताछ करो, मैं आता हूँ। ओके सर। आपने फोन किया था? आप? जी सर। ऐसी क्या बात थी जो आप अपने परिवार के सामने नहीं बता सकती? सर, ये एक राज की बात है जो मेरे, करुणा और मेरे हस्बैंड के अलावा कोई नहीं जानता। और सर, मैं नहीं चाहती थी कि घर में किसी भी सदस्य को इस बात का पता चले। और आपको लगता है कि इस बात का करुणा के गायब होने से कुछ संबंध है? सर, मैं यकीन तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हो भी सकता है। सर, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे हस्बैंड एक धंधे वाली के पास जाया करते थे, इसी एरिया में रहती है वो। और जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला, मैंने करुणा को बताया। फिर करुणा मुझे वहाँ लेके गई। बहुत कोशिशें की करुणा ने उसे समझाने की, पर वो एक बार भी नहीं माने।
उसने कहा कि वो मेरे पति का पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए गुस्से में आकर करुणा ने उसे। और आपको लगता है कि उसी औरत ने करुणा को? सर, ऐसे लोगों का क्या भरोसा, हो सकता है बदला लेने के लिए उसने करुणा के साथ। आपके पति इस वक्त कहाँ मिलेंगे? ये सच है सर, चंद्रा की प्रेगनेंसी के वक्त मेरे कदम बहक गए थे। ये बात करुणा को पता चल गई, फिर उसने मुझसे बात की। भैया, आपको बेटी हुई है, कल को वो भी बड़ी होगी, उसकी शादी होगी, वो भी माँ बनेगी। और सोचो, अगर कल को उसका पति उसके साथ ऐसे करता है जैसे आपने वैनी के साथ किया, तो कैसे लगेगा आपको? हाँ सर, मैंने उसी वक्त अपनी बेटी के सर पे हाथ रखकर कसम खाई थी कि मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा। मुझे नहीं पता था सर कि मेरी गलती की कीमत मेरी छोटी बहन को चुकानी पड़ेगी। कहाँ रहती है औरत? पुलिस। सामने सच बोल रही है, मैंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया। वो पहला और आखिरी दिन था जब मैं उससे मिली थी। तुम नहीं मिली होगी तो किसी और से मिलवाया होगा पैसे देकर। गुस्सा तो बहुत आया होगा ना जब तेरे इलाके में आकर तुझे ही धमकी देकर चली गई थी वो। हाँ, मुझे गुस्सा आया था, लेकिन साहब मुझे गुस्से से ज्यादा तो डर लग गया था उस लड़की की बातों से। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो जो कह रही है वो कर देगी। इसलिए मैंने तय कर लिया था साहब कि जब भी उसका भाई आएगा तो मैं उसे लौटा दूंगी। लेकिन उस दिन के बाद ना तो उसका भाई आया, ना उसका कोई फोन आया। सर चाय। क्या सोच रहे हैं सर? ये इतनी आसानी से बोलने वाली नहीं है, बहुत चालू है। और जिस तरह के धंधे में ये लोग हैं, इनके ऊपर कई लोगों का हाथ होता है और ज्यादातर लोग शरीफ नहीं होते। इस पर और इससे मिलने जुलने वाले हर इंसान पर नजर रखो। ओके सर। किसी भी हादसे के पीछे दुश्मनी या बदले की भावना हो यह मुमकिन है, लेकिन कुछ मासूम अपनों का ही शिकार बन जाते हैं। करुणा की दादी को करुणा की शक्ल की वजह से उसके अस्तित्व से नफरत थी। वहीं करुणा की भाभी का प्यार भी सिर्फ दिखावा ही था। दरअसल भाभी के लिए करुणा किसी आया से कम नहीं थी। करुणा का भाई भी बाजारू औरतों के साथ रिश्ता रखने की वजह से करुणा के सामने शर्मिंदा हो चुका था। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि करुणा के गायब होने के पीछे दादी की नफरत, भाभी के मतलब और शर्मिंदगी की वजह से उपजे उसके भाई के गुस्से का हाथ रहा? किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस सब के बावजूद पुलिस के अलावा एक व्यक्ति ने करुणा की तलाश में दिन रात एक कर दिया था, और वो थे करुणा के पिता। अरे पूरा एक सिगरेट देना। लेकिन अंकल आपने तो छोड़ दी थी ना, क्या हुआ? परेशानी है कोई? करुणा को अभी इधर आते जाते देखा क्या तूने? लेकिन आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे गई होंगी, काम से आ जाएंगे। मैं क्या कर रही नहीं सांगितलं ना एकदा, नाही सांगितलं ना। 1 मिनिटासाठी द्या ना. नाही नाही सोडा ना बाबा, 1 मिनिटासाठी. तू करने क्या वाली है? मी दाखवते नहीं, काय. नहीं बाबा, अरे तो बाबा आपको शपथ है मेरी. बेटा देख मेरी बात सुन। अरे इतने सालों की आदत है मेरी, एक दिन में कैसे छूट बाबा मला जाएगी? ते काय माहित नाही. तुम्ही मला सांगा, आपको मैं ज्यादा प्यारी हूँ या ये सिगरेट? अरे बेटा तू प्यारी है। तो फिर अगर दोबारा आपने ये सिगरेट को हाथ लगाया ना, तो जिंदगी में मेरी शक्ल आप कभी नहीं देखोगे. अंकल, अंकल क्या हो अंकल? नहीं चाहिए ये, रख तू। मैं देखता हूँ करुणा को। तो करुणा के बारे में जितना भी जानने को मिला है, उसे यकीन नहीं होता कि आज के वक्त भी इतना अच्छा इंसान भी हो सकता है। हमारे समाज में ऐसे लोगों की बहुत कमी है। यस सर, आई होप कि वो हमें सही सलामत मिल जाए. हेलो, कहाँ? ठीक है हम लोग पहुंच रहे हैं। निभा, आई थिंक तुम्हारी विश पूरी होने वाली है। यू टर्न लो जल्दी। अरे थांबा थांबा थांबा, जाएगी जाएगी जाएगी. मुख्तार, बहुत ढूंढना पड़ा तुझे, लेके चलो इसे. रुक मुख्तार, रुक रुक रुक.
थक गया होगा ना दौड़ते दौड़ते। चल थाने में चलकर तेरी थकान उतार दे। लेकर चल उसको, चल। क्या क्या करुणा के साथ बोल। साहब मैं कसम खाता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता साहब। मेरी जब जमानत हुई ना साहब, मैं सीधा गांव चला गया था। मेरी भांजी की शादी थी ना। और तेरे पंटर लोग, उन्हें भी अपने साथ लेकर गया था बारात में नचवाने के लिए। हाँ, जब करुणा के साथ कुछ नहीं किया था तो अंडरग्राउंड क्यों हुआ? और वो भी उसी दिन जिस दिन करुणा गायब हुई। साहब मेरे छोकरी लोग ने बताया था मुझे वो लड़की के गायब होने के बारे में। साहब मैं अच्छी तरह से जानता था कि आप लोग का शक मेरे ऊपर ही जाएगा, और जब मैं नहीं मिलूंगा तो आप मेरे छोकरे लोग को परेशान करोगे, इसलिए सबको परेशानी से बचने के लिए मैंने बोला अंडरग्राउंड हो जाओ। लगता है शादी में खिलाई पिलाई ज्यादा हो गई है इसको, इसीलिए सच नीचे दब गया है। निकालो जितना भी खाया पिया है, अपने आप सच बाहर आएगा। सर, करुणा का फोन ऑन हुआ है लेकिन किसी और सिम के थ्रू, और हमारे साइबर सेल ने उसके फोन को उसके IMEI नंबर के थ्रू ट्रैक किया है और उसके लोकेशन का भी पता कर लिया है। लेकर आओ फोन और उसके नए ऑनर को। सर। अरे सर मेरे को क्यों लिया है सर? मैंने क्या किया सर? यही वो आदमी करुणा का है। कौन करुणा सर? वही जिसका मोबाइल है तेरे पास, उसी से लिया था ना मोबाइल तूने। सर ये मोबाइल तो एक लड़के से लिया है। कौन लड़का? सर आज सुबह जब मैं घूमने जा रहा था। सर 2 मिनट आपसे बात करनी थी सर। मैं जयपुर से आया हूँ यहाँ पे रेलवे का एग्जाम देने के लिए, और मुझे किसी ने नशे की दवाई खिला के सारा सामान लूट लिया। अभी सिर्फ मेरे पास सिर्फ ये मोबाइल है सर। अगर आप इसको खरीद लेंगे तो मेरे पास बहुत मेहरबानी होगी सर। कितने का? सर मैंने तो 12,000 का लिया था नए में, अभी आपको जो देना दे दीजिए। अभी मेरे पास सिर्फ ये 2,000 है। सर ये तो बहुत कम है, मेरे को घर जाना है सर। ठीक है फिर तुम मोबाइल वापस। सर कुछ और दीजिए, 500 और दीजिए। अच्छा बस नहीं, अब 2,000 रख लीजिए आप वापस जा सकते हैं। दीजिए। चेहरा याद है उसका? हाँ सर। ये तो जमाल है, छोटी मोटी चोरियां करता रहता है, कई बार जेल भी जा चुका है। लेकर आओ इसे। यस सर। देख जमाल, अगर चाहता है ना कि तेरे बदन पर खाल बची रहे तो सीधी तरह बता दे कि क्या किया तूने करुणा के साथ। हाँ बोल। बताता हूँ सर, सब बताता हूँ। 2 दिन पहले तानाजी बस स्टॉप के पास एक लड़की को जाते देखा था, उसके हाथ में मोबाइल था साहब। वो आसपास कोई नहीं था तो मैं उसके पीछे लग लिया। अरे चोर! मेरा मोबाइल चोर! मैंने उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया, अल्लाह कसम साहब मैंने कुछ नहीं किया। जिस बस स्टॉप से करुणा गायब हुई थी और जहां से जमाल ने उसका मोबाइल फोन चोरी किया था, उस बस स्टॉप और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। वक्त तेजी से बीतता जा रहा था और अब तक करुणा का कोई अता पता नहीं था, और ऐसे में पुलिस के पास एक ऐसी खबर आई जिसने जांच की दिशा को एक नई और महत्वपूर्ण संभावना दी। क्या थी ये खबर और कौन लेकर आया था उसे? सर, करुणा के घर जो बाई काम करती है वो आपसे मिलने आई है। मुझे लगता है उसके पास कुछ ऐसा है जो हमारी इस केस में मदद कर सकता है। चलो। करुणा दीदी के पड़ोस में एक ताई रहती है शायद, हेमलता नाम है उनका। उन्होंने अपने छोकरे के लिए करुणा दीदी के घर वालों से उनका हाथ मांगा था, और वो लोग भी खुशी खुशी राजी हो गए थे शायद। पर जब वो छोकरे को पता चला तो उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया शायद, क्योंकि करुणा सुंदर नहीं थी। वो शायद। फिर बाद में उस लड़के ने एक खूबसूरत लड़की से शादी की और शादी के बाद दोनों की नहीं जमी। ये बात पता है हमें, हेमलता जी ने खुद बताई थी। लेकिन इसका करुणा के गायब होने से क्या लेना देना है? अरे है साहेब, बच्चा होने के बाद उन दोनों की लड़ाई और बढ़ गई। वो लड़की ना तो अपने पति का ध्यान रखे, ना तो बच्चे का, और ना सास का। सारा घर सब तितर बितर हो गया था। वो तो हमारी करुणा दीदी थी तो बच्चे का देखभाल करती थी, और इसके लिए सारा घर करुणा दीदी का बहुत एहसानमंद रहता था। पर वो लड़की को लगा
कि करुणा दीदी ये सब उसका घर तोड़ने के लिए कर रही है। पहुंच गई एक दिन करुणा दीदी के घर और उनको टुकड़े टुकड़े करने का धमकी देकर आई थी साहब। हो सकता है उसने अपनी गलतफहमी और नाराजगी के चलते ऐसा कहा हो। जो कहानी तुम सुना रही हो उसमें ऐसा तो हो ही सकता है ना। एक मिनट। हेलो, क्या? कहाँ? ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं। तांबे, दीपा, आप जा सकते हैं। क्यों इस एक फोन कॉल ने पुलिस वालों को चौंका दिया था? ऐसी क्या खबर मिली थी जिसे सुनकर वो दौड़ पड़े थे? क्या करुणा की तलाश अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी या फिर किसी खतरनाक अंजाम पर पहुंचकर ठिठक गई थी? करुणा की सलामती की खबर के साथ माँ बाप की उम्मीदें, भाई का प्यार, परिवार के बाकी सदस्यों के अलावा पूरे मोहल्ले की अब तक मांगी गई दुआएं जुड़ी थी। क्या इन उम्मीदों, इस प्यार को जिंदगी मिलने वाली थी? क्या दुआएं सुन ली गई थी या फिर कोई ऐसा चौंका देने वाला सच सामने आने वाला था जिसकी कल्पना इनमें से किसी ने भी नहीं की थी? उसके टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी थी ना तूने उसे। मैडम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? मैंने करुणा को नहीं मारा है, मैं सच बोल रही है मैडम। मैंने नहीं मारा साहब, मैं तो सिर्फ मोबाइल छीना और उसको भेज दिया, बस इतना ही किया था। तूने सिर्फ मोबाइल छीना, लेकिन करुणा ने तुझे पकड़ लिया और शोर मचाने लगी। तू डर गया कि तू पकड़ा जाएगा और खुद को बचाने के लिए तूने उसे मार दिया। नहीं साहब, ये झूठ है साहब। साहब किसी को भी पूछो साहब, मैं अपनी भांजी की शादी में गया था साहब। साहब मुझे कुछ नहीं मालूम है साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। तूने नहीं किया होगा तो अपने आदमियों से करवाया होगा। गवाही देने वाली थी ना तेरे खिलाफ अटेम्प्ट टू रेप में, और लंबे समय के लिए अंदर जाता तू। इसीलिए तूने उसे किडनैप करवाया ताकि उसे डरा धमकाकर उसका इरादा बदल सके। लेकिन जब उसने अपना इरादा बदलने से मना कर दिया तो तेरे पास और कोई चारा बचा ही नहीं होगा सिवाय उसे मारने के, है ना? सच है ना? हाँ सच है ना? ये अंदर बंद रखो सबको और तब तक मत छोड़ना जब तक कोई अगला क्लू ना मिले। सर, करुणा के बॉडी पार्ट्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, करुणा की मौत उसी दिन हो गई थी जिस दिन वो गायब हुई थी। यानी कि किसी ने करुणा का मर्डर पहले किया और फिर बाद में अलग अलग बॉडी पार्ट्स को यहाँ वहाँ इंस्टॉलमेंट में फेंका ताकि उसकी पहचान ना की जा सके। नहीं था मैं, लाश के टुकड़े करने के पीछे उसका मकसद लाश की पहचान छुपाना तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हाथ काट कर फेंकने से पहले वो उस पर गुदा हुआ टैटू का निशान मिटाने की कोशिश जरूर करता। वो सिर्फ टुकड़े करके लाश को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। लेकिन पूरी बॉडी को एक ही बार में डंप करने की बजाय अलग अलग टुकड़ों को इधर उधर फेंक के खुद के पकड़े जाने के चांसेस को क्यों बढ़ाएगा? वो खुद के पकड़े जाने के चांसेस को बढ़ा नहीं रहा है बल्कि कम कर रहा है। मतलब अगर पॉसिबल होता तो पूरी बॉडी को एक ही बार में डंप करता और वहां से निकल जाता। आई एम नॉट श्योर, लेकिन हो सकता है कि जिस जगह उसने लाश को रखा है वो कोई सुनसान इलाका नहीं है बल्कि कोई क्राउडेड प्लेस है, जैसे मार्केट या फिर कोई बिल्डिंग या फिर कोई मोहल्ला। राइट। और उस जगह से लाश को लोगों की नजरों में आए बिना निकालना इम्पॉसिबल है। इसीलिए वो लाश को टुकड़ों में ठिकाने लगा रहा है। एक और बात, लाश के जितने भी टुकड़े हमें मिले सब तकरीबन एक ही साइज के हैं। जैसे हाथ के 3 टुकड़े किए गए। अब सवाल यह है कि पूरा हाथ क्यों नहीं? क्यों सर? क्योंकि जिस कंटेनर में वो लाश के टुकड़े यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो बड़ा नहीं है। ऐसा क्या हो सकता है सर? कोई भी ऐसी चीज़ जो चीज़ों को स्टोर करने या फिर कैरी करने के काम में आती है लेकिन इतनी आम है जिस पर लोगों का ध्यान ना जाए। सोचना यह है कि वो क्या हो सकता है। कुछ भी हो सकता है सर, पॉलीथीन बैग या फिर कुछ और ऐसा ही। नहीं, अगर वो पॉलीथीन बैग या ऐसे किसी बैग में ट्रांसपोर्ट कर रहा होता तो उसे सारे टुकड़ों को एक्यूरेटली एक ही साइज में काटने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूर कोई सॉलिड कंटेनर है या फिर कोई ऐसी चीज जिसकी लेंथ को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकती और इसीलिए उस चीज के आकार के हिसाब से उसे सारे टुकड़ों को एक ही साइज में काटना पड़ता है। कॉल द टीम, एक सर्च ऑपरेशन शुरू करो। उस मोहल्ले के हर घर की तलाशी, करुणा का घर भी छूटना नहीं चाहिए। यस सर।
पुलिस ने उस मोहल्ले के हर एक घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें वैसा कुछ नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। करुणा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके कत्ल को 11 दिन बीत चुके थे और एक दिन बाद उसकी 12वीं की रस्म निभाई जाने वाली थी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मरने के बाद इंसान की आत्मा 11 दिनों तक इस संसार में भटकती है। कुछ अधूरी इच्छाएं होती हैं, कुछ मोह के धागे होते हैं जिन्हें टूटने में वक्त लगता है, लेकिन 12वें दिन वो इस संसार से अपने हर नाते, हर मोह को तोड़कर हमेशा के लिए विदा लेती है। अगर इस मान्यता में थोड़ी भी सच्चाई है तो करुणा की आत्मा की सिर्फ यही इच्छा रही होगी कि किसी भी तरह इस दुनिया से नाता तोड़ने से पहले उसके गुनहगारों को सजा मिल जाए और उसे इंसाफ। और आज जब उसका परिवार उसकी 12वीं की रस्म निभाकर उसकी आत्मा को हमेशा के लिए विदा करने वाला था, तब सवाल सिर्फ यही था कि क्या करुणा की आखिरी और अधूरी इच्छा पूरी होगी। मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तुझे बहुत सताया, बहुत तकलीफ दी। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी। मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी, बहुत गलत किया तेरे साथ। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। दिखाती तो तू ऐसे थी जैसे तू करुणा से बहुत प्यार करती है। हर वक्त उसके नाम की माला जपती रहती थी, और आज जब उसका 12वां है तो अब आ रही है तू सबसे आखिरी में। ऐसा नहीं हो बहनी, मैं तो शर्मा जी के घर का काम खत्म करके तुरंत ही आ रही थी, पर शर्मा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई तो उनको बहुत उल्टी होने लग पड़ा। बाहर का खाना खा खा कर तबीयत खराब हो गई है उनकी। बीवी हर दिन खाना बनाती है, तब भी बाहर का खाते हैं। शर्मा कौन है? ये जो पड़ोस में रहते हैं। शर्मा जी, जी तबीयत खराब है फिर भी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं? हाँ सर, वो तबीयत तो ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन काम करना बहुत ज़रूरी है ना सर, फैमिली के लिए। हाँ, और उसके लिए अच्छी सेहत भी ज़रूरी है, जिसका ख्याल आपकी बीवी रखती है, रोज़ टिफ़िन बना कर देती हैं आपको। जी जी सर। फिर भी आप बाहर का खाते हैं और पेट खराब करते हैं। आपका मतलब मैं नहीं समझा सर, मतलब आप क्या? नहीं, मैंने सुना है कि मिसेस शर्मा काफ़ी टेस्टी खाना बनाती हैं। हाँ। तो हम लोगों ने सोचा कि आज टेस्ट कर लेते हैं, चख लेते हैं थोड़ा सा। सर आज रहने दीजिए सर, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है, इसलिए फिर कभी सर आइए घर पे। 5-10 मिनट ऊपर नीचे तो चलता है। नहीं सर, वो आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है सर, मुझे जाना है। बॉस से मैं बात कर लूंगा। सर आप कभी आइए घर पे, आइए। घर पे भी आएंगे, साथ में चलेगा, साथ में लंच करेंगे सर। आप घर में लंच सर आज के लिए छोड़ दीजिए सर, मेरी मीटिंग है सर। आपके बॉस से मैं प्लीज आज मेरी मीटिंग है सर, आज छोड़ दीजिए, आज समझ लीजिए। यह है घर का बनाया हुआ खाना। इसी कंटेनर को हम ढूंढ रहे हैं जिसमें टुकड़े ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। पकड़ो इसे। उस दिन शाम को मैं घर पर अकेला था जब करुणा वहां आई थी। पता नहीं क्या हो रहा है सोसाइटी में, सेफ्टी नाम की कोई चीज ही नहीं है। भैया पुलिस को फोन करना है। दिन नहाड़े वो आदमी मेरा मोबाइल छीन के लेके गया, और उस दिन तो वो गुंडा उस लड़की को छेड़ रहा था। शांत हो जा बेटा। लेकिन भैया मेरा फोन दुनिया है,
दुनिया में ये सब चलते रहता है। तो और क्या करती सर? हमारे समाज में एक अकेली लड़की की क्या कीमत है ये सब जानते हैं, और उसका एक उदाहरण तो मेरे सामने पड़ा था। मेरी करुणा, ये जेल चले जाते तो मेरे बच्चे का क्या होता? मेरा घर टूट जाता, मैं बर्बाद हो जाता। उसकी लाश का पहला टुकड़ा है और ये आखिरी दिन, ये आखिरी टुकड़ा। करुणा देखने में सुंदर नहीं थी, इसलिए शाश्वत को लगा कि अगर वो उसकी तरफ बाहें फैलाएगा तो करुणा इसे अपनी खुशकिस्मती समझेगी और दौड़कर उनमें समा जाएगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसके अहम को ठेस पहुंची और वो इस शर्मनाक हादसे को अंजाम दे बैठा, जिसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती। जब भी कोई जुर्म होता है, खासकर महिलाओं या लड़कियों के साथ, तो उसके होने के पीछे कई तर्क दिए जाते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जुर्म के लिए कोई वाजिब वजह नहीं होती। ऐसे अपराधों के लिए सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार होता है और वो होता है खुद अपराधी और उसकी घटिया मानसिकता। मैं उसे किधर किधर ढूंढ रहा था, अनजाने में ही सही अपनी बेटी को ये पाप कंधा तो दे सका। करुणा के साथ हुआ हादसा हमें यह सीख देता है कि अच्छा और भला होना जरूरी है, लेकिन दूसरों की नीयत में छुपी बुराई को पहचानना और उससे सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है। जिंदगी में हमारे साथ तभी गलत नहीं होता जब गलती हमारी होती है। कई बार हमें दूसरों की गलतियों की भी कीमत चुकानी पड़ती है, जैसे कि करुणा को चुकानी पड़ी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैडम, थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा फंस गया था ऑफिस के काम से। इट्स ओके। आपकी वाइफ घर पर है या कहीं और? क्यों? एक्चुअली बच्चों से भी पूछा पर वो थोड़े कंफ्यूज लगे। उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। असल में वो मायके गई है, कुछ दिनों में आ जाएगी वापस। ओह, क्योंकि मुझे लगा कि अच्छा, मेरी मिसेस आएगी तो आपको फोन करने के लिए बोलता हूँ। चलो बच्चों, लेट हो रहा है ना, पार्क जाना है ना। बाय करो ना टीचर को। बाय टीचर। बाय। होमवर्क दिया ना, होमवर्क करेंगे फिर हम खेलेंगे। मिस्टर उमेश। यस। एक मिनट, आपकी वाइफ का फोन नहीं आया। एक्सक्यूज मी बेटा, रुकना है यहाँ पे, मैं आता हूँ। आपने कहा था आपकी वाइफ फोन करेंगी। असल में वो मायके गई है, कुछ दिनों में आ जाएगी वापस। अच्छा, मेरी मिसेस आएगी तो आपको फोन करने के लिए बोलता हूँ। उनका नंबर भी एक्टिव नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सच बताऊं, मेरे सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इनकी आई भाग गई है किसी के साथ, वो चक्कर चल रहा था तो भाग गई। अब आप ही बताएं मैं क्या बताऊं इन दोनों को। इनको बोला इनकी आई मायके गई है, ये दोनों वेट कर रहे हैं कब इनकी आई मायके से वापस आएगी। अब बार बार पूछोगे तो बुरा तो लगेगा ही ना। हम आपको बता दें कि ये लड़की पिछले 11 सालों से इस अवस्था में है। जब इस लड़की की अपनी उम्र तकरीबन 11 साल की थी, तब से पिछले 11 सालों से ये लड़की इस छोटे से कमरे में कैद है और इसने बाहर की दुनिया की एक झलक तक नहीं देखी। चौंक गए ना आप? लेकिन किसने किया इसे कैद और क्यों? क्या इसका उन बच्चों की गायब मां से कोई ताल्लुक था? क्या उन बच्चों की मां वाकई अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, या फिर सच्चाई कुछ और ही थी जिसे उसका पति उमेश वागले छिपा रहा था? चलो तुम लोग फटाफट दूध फिनिश करो। नमस्कार। नितिन, थांबा, ये रुको, अंदर मत आना। अतुल, अवनी, तुम लोग अंदर जाओ, हम लोग बाद में खेलेंगे। बोला। वसुधा कुठे? भाग गई तुम्हारी वसुधा, बच्चों को छोड़ के, मुझे छोड़ के भाग गई। वैसे भागना तो तुम्हारी खानदानी फितरत है। ऐसा तो वो कर ही नहीं सकती, कितना प्यार करती है आपसे, बच्चों से। ओ भाऊ, ढोंगी थी, उसके हाथ में मेरे घर की चाबियां दे दी, बाइको बनाया उसको, और उसके बदले भी उसने मुझे ये दिया। गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं है,
उसको कोई अमीर जवान मिल गया होगा, इसलिए औकात दिखाती उसने। बेटा नहीं, कोई बेटा बेटा नहीं है। जाओ, चलो यहाँ से जाओ। पर भाऊ कोई बात नहीं करनी मुझे, निकलो यहाँ से। भाऊ उमेश जी, भाऊ थांबा। उमेश, इसका पति क्या नाम बताया आपने? साहब उमेश पिंगले। इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था? मतलब कैसे रखता था उसे? बेटी के साथ कोई मारपीट ऐसा कुछ? साहब एक बात मैं आपको नक्की कहती, मेरी बेटी, माँ और बीवी दोनों की जिम्मेदारी बरोबर संभालती थी। वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। पता नहीं उमेश जी ने ऐसा क्यों आरोप लगाया। कितने दिनों पहले लास्ट कांटेक्ट हुआ था? लगभग 10 दिन हुए होंगे। राणे इनसे डिटेल्स ले लो। आइए। तुम्हारी बीवी 10 दिनों से लापता है? हाँ, 10 दिन हो गए शायद। और तुमने अभी तक कंप्लेंट तक नहीं लिखवाई? 1 मिनट सर। बच्चों, अतुल, अवनी, उठो, अंदर जाकर ड्राइंग करो। पकड़ो, आ जाओ। सर, मैं कंप्लेंट क्या करता, वो तो खुद छोड़ के चली गई मुझे। छोड़कर मतलब? क्यों गई? भाग गई है किसी के साथ। देखिए, मेरे बच्चे पहले से ही बहुत डिस्टर्ब हैं। अगर मैं पुलिस कंप्लेन करता तो पूछताछ होती थी, बच्चों को और टेंशन होता था। उमेश, तुम्हारी बीवी सच में ही घर छोड़ के चली गई या तुमने कुछ किया उसके साथ? सर, मेरी बीवी से मैं बहुत प्यार करता था। वैसे ये मेरी दूसरी बीवी है। पहली बीवी 12 साल पहले मर गई कैंसर से। वसुधा तभी हमारे घर पे काम करती थी। मेरी बीवी के मरने के बाद वसुधा ने मेरे घर को बहुत अच्छे से संभाला था। साहब पानी पी लो। मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। एक दिन मैंने उसे शादी के बारे में पूछा, उसने हाँ कर दी। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तो मेरे माँ बाप को था। बेटा, आशीर्वाद लो। कोई जरूरत नहीं, जब मना किया था तो सुना नहीं, अब आशीर्वाद चाहिए? बस बहुत हो गया आप लोगों का। रीति रिवाज का सोचकर आशीर्वाद लेने आए, चुपचाप आशीर्वाद दीजिए। मेरे ही घर में मेरी बीवी को कुछ नहीं बोलने का। आप लोगों को अगर जमता है तो रहो यहाँ पर, नहीं तो निकलो यहाँ से। वसुधा के प्यार के लिए मैंने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया था। शादी करके मैंने एक नई फैमिली लाइफ की शुरुआत की थी। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी 1 सेकंड में वो सब कुछ छोड़कर चली गई। अतुल, अवनी, ए अवनी बेटा, उठो, देखो पापा क्या लाए हैं तुम्हारे लिए। ये लो। वसुधा। पापा, मम्मी बाहर गई थी, अब तक आई नहीं। बच्चे भूखे थे मेरे, उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वसुधा का कहीं पता नहीं था। उसके कपड़े, थोड़े बहुत गहने जो भी थे, वो सब गायब थे। मैंने उसका फोन ट्राई किया, लेकिन वो भी अनरीचेबल था। तभी से सब खत्म हो गया। वसुधा का किसी के साथ रिलेशन था क्या? तुम्हें क्यों लगता है कि वो किसी के साथ भाग गई? सर, मैंने उसे खुश रखने के लिए सब कुछ किया, सब दिया, लेकिन क्या? सर, वो 30 साल की है, मैं 50 साल का। शायद उसे कोई जवान मर्द, उसने सोचा होगा कि मैं उसके लिए बुढ़ा हो गया हूँ, और क्या। वसुधा के घर वालों को कहना है कि वो तुम लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती। उसके लिए घर और फैमिली ही सब कुछ है। वो लोग की आमदनी बंद हो जाती ना, इसके लिए नाटक कर रहे हैं वो लोग। उनका घर तो मेरे पैसे से ही चलता है सब। मेरे से ज्यादा पैसा ऐंठने के लिए ये सब नौटंकी कर रहे हैं वो लोग। वो लोग को 100% मालूम है वसुधा कहाँ है। वसुधा की और उसकी माँ की हमेशा फोन पर बातचीत होती थी। सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। तो वसुधा की माँ को पता होगा ना वसुधा का कहीं चक्कर चल रहा है। किसके साथ भाग सकती है वसुधा, पता है तुम्हें? सर, किसी पति को यह बात कैसे पता हो सकती है? दिन भर मर मर के घर के लिए पैसे कमाओ, पीठ पीछे घर में क्या चल रहा है मुझे कुछ मालूम नहीं था, कोई अंदाजा नहीं था मुझे।
वसुधा का फोन आखिरी बार जिस बस स्टॉप पर ट्रेस किया गया है वहां जाके हमने पूछताछ की, कुछ पता नहीं चला। ना कोई सुराग ना कोई इंसान, किसी ने कुछ नहीं देखा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वसुधा का फोन वहां मौजूद था और वो नहीं, इसीलिए शायद किसी ने उसको नहीं देखा। राणे सर, इंक्वायरी करो, वसुधा और उसकी पूरी फैमिली की सारी डिटेल्स निकलवाओ। ओके सर। अवनी, तू उदास क्यों? आइसक्रीम खाने जाना है ना? मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी की याद आ रही है। हाँ बेटा, दुखी मत। मुझे मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है। सुनो मेरी बात, मम्मी के पास रुको अवनी, मम्मी के पास अवनी जाना है। चुप करो। मम्मी के पास जाना है। फैमिली एकदम क्लोज है साहब, मतलब हमारा उनके साथ मिलना जुलना था और हमारे बच्चे भी एक दूसरे के साथ खेलते थे। लेकिन साहब वसुधा भाभी का किसी के साथ चक्कर था या वो भाग गई करके मेरे को मालूम नहीं। इन लोगों के घर में एक लड़का आता था, ऐसे कुछ छोटा मोटा काम करने के वास्ते 2 महीने पहले झगड़ा हो गया, बस उस लड़के ने आना जाना बंद कर दिया। हाँ साहब, बस उसी टाइम पे मैंने उमेश को गुस्से में देखा था। ये पराग कौन है? यहाँ काम करता था? एक नंबर का कमीना आदमी है वो। कुछ लोग होते हैं ना जिनकी नजर गंदी होती है। मेरी बीवी छोड़ो, मेरी नन्ही सी बच्ची पर वो, इसलिए मुझे उसका गुस्सा आया। साहिब उमेश बहुत बड़ा संकी है, पागल आदमी है वो। उसको ऐसा लगता है कि आसपास का हर एक आदमी उसकी बीवी को ही पूरा है। तू वसुधा को बुरी नजर से नहीं देखता था? नहीं साहब, बिल्कुल भी नहीं। वो क्या है ना साहब, भाभी को कंप्यूटर सीखने का था और मेरे को साइबर कैफे का अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं उनकी मदद क्या करता था। और साहब बस यही बात वो उमेश को अच्छी नहीं लगी, इसलिए भड़क गया वो। और साहब आप लोग वो क्या कह रहे थे कि बेटी को मैं, छी साहब मुझे तो सोचते हुए भी घिना रही है। देखिए साहब, अवनी मेरे बहुत क्लोज है, मेरे को मामा बुलाती है वो। आपको यकीन नहीं आता था, उसी से पूछती थी। ऑलरेडी पूछ चुके हैं। बेटा आपका नाम अवनी है ना? बेटा पराग को जानती हैं? वो जो अंकल गंदे पराग अंकल, मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे उनसे डर लगता है। बड़ा शरीफ बनता है, छोटे बच्चों को बुरी नजर से देखता है। सच सच बता, तेरा अफेयर चल रहा था ना वसुधा के साथ? राणे, इसके घर की तलाशी लो, शायद वसुधा से जुड़ा कोई सुराग मिल जाए। ओके सर। पूरा घर छान मारो। सिंगल फाइल। गुड गुड, वेरी गुड। अतुल रुको। अवनी, ये निशान कैसा है बेटा? मैम वो खेलते खेलते लग गया था। पक्का ना? यस टीचर। संभाल कर खेला करो ना, चोट नहीं लगनी चाहिए, राइट? और बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आना, ठीक है? अवनी चलो, थैंक यू सर के टीचर। एक्सक्यूज मी मिस्टर उमेश। चलो। मिस्टर, हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं अतुल और अवनी की टीचर सारिका बोल रही हूँ। जी बोलिए। मैंने अतुल और अवनी के गर्दन पर निशान नोटिस किए हैं। निशान? जी, ऐसे निशान जैसे किसी ने पीछे से गर्दन पर पकड़ा हो या मारा हो, दोनों ही बच्चों के गर्दन पे। दरअसल उनकी माँ भी घर में नहीं है। बच्चे भी कभी कभी डरे हुए लगते हैं, कहीं उनके फादर ने ही तो नहीं। बच्चों ने पिता या किसी का नाम लिया? एक्चुअली बच्चों ने किसी का नाम नहीं लिया। ओके, यू डिड द राइट थिंग, थैंक यू। सर, अतुल और अवनी के स्कूल टीचर का फोन था, कह रहे कि बच्चों के गर्दन पे निशान है, लेकिन बच्चों ने किसी का नाम नहीं लिया। बैकवर्ड, उमेश के घर ले चलो। अवनी, अरे भाई साहब, अतुल अवनी को देखा कहीं? अतुल, अरे नरेंद्र भाई, अतुल अवनी को देखा कहीं? क्या हुआ मेरे भाई? गायब हो गए, मिल नहीं रही कहीं। अच्छा मैं भी ढूंढता हूँ। देखो ना प्लीज। अतुल, अवनी, अरे भाभी। हाँ? अतुल अवनीला बघितलं कुठे? नाही पहिले इथे कुठेतरी खेळत होते ना, क्या हुआ? अतुल, अवनी, क्या हुआ? सब मेरे बच्चे गायब हो गए। लास्ट टाइम कहाँ देखा था? सर मैं उन्हें खुद स्कूल से लेके आया था, वो घर पे बैठ के होमवर्क कर रहे थे, मैं कुछ काम से बाहर गया था, आके देखा तो गायब है। गायकवाड, आसपास पता करो, चलो घर चल। चलिए। सर कुछ नहीं मिला। ठीक है, तुम बाहर देखो। मैंने आपको पता है, मैंने पूरा घर छान मारा, कोई फायदा नहीं।
उमेश, ये चल क्या रहा है? पहले तुम्हारी बीवी लापता है और अब बच्चे। सर आप ये मुझे क्यों पूछ रहे? बच्चों की गर्दन पे घाव के निशान थे, तुमने मारा? वसु ने मारा था, डिसिप्लिन के नाम पर। मैंने कई बार उसे रोका, लेकिन उसने मेरी एक न मानी। कुछ ज्यादा ही जोर से मारा है। 10 दिन के बाद भी घाव के निशान हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीवी गायब है तो सारे इल्जाम उसके ऊपर मर रहे हो? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वसुधा पहले खुद गायब हुई हो और फिर अपने बच्चों को साथ लेकर गई हो? ऐसा भी हो सकता है वो खुद ना आई हो, किसी की मदद ली हो, शायद उसी की जिसके साथ वो भागी। सर, ये पराग के पुराने और रिसेंट कॉल रिकॉर्ड। राणे, ये पराग और उमेश में झगड़ा कब हुआ? करीब 2 महीनों पहले। इस कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से झगड़ा होने के बाद भी वसुधा पराग के साथ कांटेक्ट में थी। कहीं उमेश का शक सही तो नहीं है कि माँ और बेटी ने मिलकर प्लान बनाया हो और पराग भी इस प्लान में शामिल? उनका घर तो मेरे पैसे से ही चलता है सर। मेरे से ज्यादा पैसा ऐंठने के लिए ये सब नौटंकी कर रहे हैं वो लोग। मतलब उमेश की पहली बीवी की मौत होने के बाद वसुधा ने उमेश के साथ शादी की, हालात का फायदा उठाकर, फिर महीनों महीने पैसे कमाए और उसके बाद नया शिकार। एग्जैक्टली सर। दूसरों की बीवियों की बड़ी फिक्र होती है तुझे, है ना? साहब ऐसा कुछ नहीं है, आई शपथ। वसुधा वही ने मेरी दोस्त की जैसी थी, इसलिए मुझे उनकी फिक्र थी साहब। देखिए, अब वो उमेश की बात पे भरोसा मत कीजिए, बहुत बड़ा झोला और मानुस है साहब वो। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, आप लोग एक बार उससे उगलवाइए तो सही, सारा सच अपने आप बाहर आ जाएगा साहब। लिख के ले लो आप मेरे से, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरे पर भरोसा करो साहब, मैंने कुछ नहीं किया। सर, उमेश का सारा सामान तो यही है, बैग, कपड़े वगैरह सब कुछ। मुझे नहीं लगता वो कहीं प्लान करके भागा होगा। कहीं बच्चों को ढूंढने तो नहीं निकल गया, या फिर कहीं खुद ही खतरे में तो नहीं? सबसे पहले वसुधा का गायब होना, वो भी पैसों, गहनों और कपड़ों के साथ। सारी वारदातों को देखें तो वसुधा का गायब होना प्री प्लान लगता है, जैसे पहले से ही सब तैयारी कर रखी हो। सर, आपको ये बात अजीब नहीं लगती? वसुधा के कॉल डिटेल्स चेक करके हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ये भी तो हो सकता है कि उसके एरिया का ही कोई हो, आस पड़ोस वाला, जो डायरेक्ट ही आ जाता हो। राणे सर, वसुधा के घर के आसपास अफेयर के बारे में पता करो, तब तक मैं पूना जाके आता हूँ। पूना? उमेश के माँ बाप पूना में रहते हैं, एक बार जरा उनसे भी तो मिल लें। ओके सर। गुस्सा तो आता है सर, लेकिन अपनी औलाद है ना। पहली बीवी को कैंसर था, दिन रात मेहनत करता था, उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था, खर्चा डबल होता। अभी वसुधा उसके यहाँ काम करती थी, पूरा घर संभालती थी। आओ साहब, आदमी को कोई तो चाहिए ना। वसुधा सामने थी 24 तास, जम गया दोनों का। अपने आई पापा को घर से निकाल दिया, इसलिए अपने उससे रिश्ता ही तोड़ दिया। बाद में सुना कि वो सब छोड़कर सातारा चला गया। एड्रेस क्या है उस पुराने घर का जहाँ वो पहले रहता था? सर, तभी से मैं ही रह रहा हूँ यहाँ पे, भाड़े पे। यहाँ पहले जो रहता था उमेश पिंगले, कभी आया था कोई सामान लेने वगैरह, या कोई बात हुई हो आपसे? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? घर बदलने के बाद लेटर्स वगैरह चेक करने, फॉर्मेलिटीज खत्म करने, कोई सामान रह गया उसे लेने, लोग तो वापस आते ही हैं। 16 साल की लड़की, घर में काम करने वाले से उन्होंने शादी कर ली, ना जाने लोग क्या क्या बोल रहे थे। फिर सब वसुंधरा और उनकी छोटी बहन के साथ घर छोड़ के सब चले गए। छोटी बहन? हाँ साहब। लोग अपनी आमदनी छुपाते हैं, तुमने अपनी बेटी को ही छुपा दिया। आप क्या बोल रहे हैं? कब बताएंगे आप कि आपकी एक बेटी भी है? सच क्या है हम जान चुके हैं, अब तो झूठ मत बोलिए। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको सब बताती। साहब, वो हमारी फैमिली बहुत बड़ी थी, सबको संभालना जम नहीं रहा था, इसीलिए वासु ने जब बोला कि वो मेरी छोटी बेटी राशि को अपने साथ लेकर जाएगी तो मैं मान गई। अच्छा है ना, इसका भविष्य सुधर जाएगा। अच्छे घर में रहेगी तो अच्छे घर में शादी भी होगी इसकी। येऊ दे तिला माझ्या बरोबर. हो बरोबर आहे.
पन जावे बाबू तो चलेगा? आई, उमेश जी तो इतने अच्छे हैं कि मैं क्या बताऊं। ये सोचकर कि मेरे बेटी का भविष्य सुधर जाएगा, चमक जाएगा, इस बोल के साहब मैंने ले जाने के लिए हाँ कह दिया। 6 महीने के बाद वसु का फोन आया, बोली कि राशु लफड़ा करके भाग गई है। राशि भाग गई? मैं उसका अच्छा करने गई और मेरी नाक कटा दी उसने। अब सब हंसेंगे हम पर, पता है? गलती कर दी मैंने जो उसको मैं इधर लेकर आई। साहब, बासु बेचारी का कहना भी तो सही था ना। वसुधा ताई है राशि की, वो राशि को बहुत प्यार करती थी। वो तो राशि को तकलीफ में देख भी नहीं सकती थी। और वो राशि नालायक भाग गई। मुझे तो इस बात का डर था साहब कि कहीं राशि की वजह से उसका घर ना टूट जाए। कितना बुरा लगा होगा उमेश जी को। उस दिन के बाद से मेरी बेटी मेरे लिए मर गई। कभी नहीं सोचा मैंने उसके बारे में। मतलब तुमने अब तक अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई? मुझे इतनी शर्म आई कि मैंने उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट नहीं लिखवाई साहब। सर, इस केस में तो जैसे जवाब मिलने से पहले ही नए सवाल जुड़ जाते हैं। पहले वसुधा गायब, फिर उसके बच्चे, अब उसके पति उमेश। आई नो ये केस कॉम्प्लिकेटेड, बस कोई सुराग मिलने की देरी। सर, हमने सारे सस्पेक्ट से पूछताछ कर ली, सबके फोन रिकॉर्ड्स भी चेक कर लिए, कुछ नहीं मिला। और अब ये नई कहानी, वसुधा की छोटी बहन राशि। क्या हुआ सर, क्या सोच रहे हैं? उस दिन जब उमेश के घर में हम लोग तलाशी ले रहे थे तो कोई चीज थी जो खटकी थी। चलो क्या ढूंढ रहे हैं सर? ये क्यों एक छोटी बच्ची एक डायन रूम का स्केच बनाएगी? सर, यहां तो कोई दरवाजा नहीं है। राणे सर, कबर्ड को हटाओ, पकड़ो, हटाओ इसको। तोड़ दो ताला। ताला तोड़ो। लड़की को फिजिकली बहुत अब्यूज किया गया है, लिटरली कई सालों से। इसके शरीर पे जो घाव हैं, कुछ नए हैं, कुछ बहुत पुराने। कितने सालों तक? 5, 10, 15, एग्जैक्टली कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? उनके यहाँ हमारा आना जाना है। अगर उन लोगों ने किसी लड़की को अपने घर पे रखा होता तो हमें दिखती ना, वो भी इतने सालों से। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं खुद हजारों बार गया उनके घर में छोटे मोटे काम करने के लिए, कभी इलेक्ट्रिसिटी का, कभी वायर का, कभी कुछ कभी कुछ। अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे को दिखता नहीं क्या सर? क्या सालों से बंधक बनी ये लड़की वासु की वही छोटी बहन राशि थी जिसे वासु अपने साथ घर ले गई थी? तो क्या खुद वासु और उसके पति उमेश ने ही उसे वहां कैद कर रखा था 11 सालों तक? पर क्यों? क्या उसे किसी बात की सजा दी जा रही थी? और अगर वो लड़की वास्तव में कोई और ही थी तो कौन थी? बहरहाल सवाल ये था कि वासु और उमेश कहाँ थे? कहाँ थे उनके 2 बच्चे अतुल और अवनी? सर, मुंबई ओशिवाड़ा पुलिस स्टेशन से एक फोन आया। मुंबई? यस सर, मैंने वसुधा के बच्चों की फोटोग्राफ सर्कुलेट करवाई थी। सर, उनमें से एक बच्चा मुंबई में भीख मांगते हुए देखा गया है। उन लोगों का कहना है कि बच्चा अतुल से मैच करता है। अतुल? बेटा मैं याद हूं ना?
मैं घर आया था ना आपके। बेटा पापा कहाँ हैं आपके? और अवनी? अवनी कहाँ है बेटा? अच्छा ये बताओ मम्मा कहाँ है? मौसी आपके साथ रहती थी ना? बताओ मौसी कहाँ है? मौसी नहीं, डायन थी, हम लोग के साथ ही रहती थी। उसको एक रूम दिया था। मम्मी पापा कहते थे कि वो डायन है, इसलिए उसे लॉक करके रखा था। क्यों गए तुम लोग? बताया था ना तुमको, वो रूम में डायन है। डायन, वो डायन बच्चों को खा जाती है। वो डायन के बारे में किसी को कुछ बोलने का नहीं तो रात को आके डायन तुम लोग को खा जाएगी। तो मुंबई कैसे पहुंचा तुम? जब मैंने पापा को बोला कि टीचर जो हमारे गले पे मार्क्स थे उसके बारे में पूछ रही थी, पापा ने अपनी और मुझे डायन के रूम में बंद कर दिया। फिर वो हम दोनों को मुंबई लेके गए, पर फिर अचानक पापा और अपने कहीं चले गए। मैंने बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिले। अच्छा बेटा आपने कहा था कि आपकी गर्दन पे निशान थे, किसने मारा था तुम्हें? पापा ने। राशु, राशु, देख क्या आई, ये तेरा भाऊ नितिन, पहचान इसको। राशु देख, ताई याद है तू मेरे को चिंता के बोल। ताई राशु तुझे याद है ना, तेरी बासु ताई तुझे लेकर गई थी, उस दिन तू खूब रोई थी, तेरे को जाने का नहीं था, तू गाँव में रहना चाहती थी, याद है ना राशु? बासु इसको लेके जा। मेरे बच्चे। राणे ऐसा कर, देखते हैं। एक मिनट। हेलो, सारंगपुर चौकी नासिक से कांस्टेबल भट्ट बोल रहा हूँ साहब। सर आपने जो सर्च अलर्ट भेजा था वो उमेश पिंगले को लोकेट किया गया है। वेरी गुड। कहाँ लोकेट किया? नासिक में लोकेट किया गया साहब। नेपाल के लिए टिकट बुक करा रहे थे। नजर रखो, कहीं जाने मत देना। आगे का प्लान ऑफ एक्शन बताता हूँ। ओके सर, उमेश को लोकेट कर लिया, नासिक में है। चलो सर। चल बोल। मैंने बोला ना साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मेरी बीवी को बहुत समझाया, लेकिन उसने अपनी बहन को लॉक करके रखा था उस रूम में। अच्छा, उसने अपनी ही बहन को 11 साल तक रूम में लॉक करके रखा था? क्यों? वो जलती थी, क्योंकि राशि जवान थी ना। जलती वो थी, रूम में उसने लॉक किया था, तो तू क्यों भागा? मैं डर गया था साहब, मेरी जान को, मेरे बच्चों की जान को खतरा था। किससे? वसुधा से। कहानी बनाना बंद कर। तू जानता है ना वसुधा कहाँ? चल बता, राशि को बंद करके क्यों रखा था? हाँ आपको बोला ना, मैंने नहीं, वसुधा ने बंद करके रखा था क्योंकि जलती थी वो उससे। हमें एक बार, सिर्फ एक बार मेरे अतुल से मेरी मुलाकात करवा दो साहब। पहले तू सच बोल। मारो से। झूठ बोल रहे हैं 100%। समझ में नहीं आता प्रूफ कैसे गए। मुझे तो लगता है सुमेश ने वसुधा को मारा है, लेकिन इसे साबित करने के लिए भी कम से कम वसुधा की बॉडी का मिलना बहुत जरूरी है। डॉक्टर कुलकर्णी। हेलो। आज राशि के सारे टेस्ट कंक्लूड किए और वो सेक्सुअली एक्टिव थी। पिछले कुछ हफ्ते पहले तक उसके किसी के साथ संबंध थे, और इतना ही नहीं, वो माँ भी बन चुकी है। देख, राशि की मेडिकल रिपोर्ट हमने देखी है और उसने अपने बयान भी दे दिया है। तू भी नाटक बंद कर और सच बोल। उमेश जी जी बच्चा चाहिए था, लेकिन वासुताई माँ नहीं बन सकती थी। दोनों में बहुत झगड़े होते थे। वासुताई को डर था कि उमेश जी उसको छोड़ देंगे और किसी और के पास ले जाएंगे। वसुधा राशि को मेरे सामने लाई ताकि मैं बाहर किसी और के पास न जाऊं। वसुधा को खातिर थी कि राशि पर उसका कंट्रोल रहेगा, और मैं भी ये सबसे बहुत खुश था। ऐसा ना बोलू, आप मेरे को मत छोड़ो, मैं मर जाएगी, आप मेरे को मत छोड़ो। सुनो ना, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी, आप बोलो ना, आपको क्या चाहिए, मैं सब करेंगी आपके लिए। मेरे को मत क्या बोलूं वसु? सुन, मेरे को तेरे साथ मजा नहीं आ रहा है। 16 साल पहले कैसी थी वैसा हो सकती है अभी? दे सकती है वैसा सब कुछ? नहीं ना। अरे तू तो मेरे को बच्चा भी नहीं दे पा रही है, तो तेरा क्या फायदा मेरे को? ऐसा मत बोलो,
मैं बीवी है आपकी, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपको, आपके लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। राशि आएगा ना, मैं जवान नहीं है ना, तो मेरी बहन है ना राशि, वो 14-15 साल की है, एकदम जवान है। आप उसके साथ करो ना जो करना है, मैं आपको कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन मेरे को मत छोड़ो, मेरे को मत छोड़ो। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, सोचा। राशि, 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 आप बाप बनने वाले हैं। के बाद राशि ने अवनी को जन्म दिया। हम लोग खुश हो गए, लेकिन टेंशन था कि लोगों को क्या जवाब देंगे। अगर ये बात किसी और को पता चले तो राशि को छोड़ भी नहीं सकते थे, और उसको मारने की हिम्मत भी नहीं थी मुझ में, और रूम के दरवाजे को कबर्ड से ढक दिया। बाद में ताई को पछतावा हुआ। तूने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी, और तेरी बीवी ने तेरा साथ दिया। और कहां छुपा के रखा अपनी पत्नी को, या फिर उसे मार दिया क्योंकि वो राशि को तेरे चंगुल से छुड़वाना चाहती थी? सच कह रहा हूं सब, मुझे नहीं पता वसुधा कहाँ है। हमारा झगड़ा हुआ था, उसके दूसरे दिन वो घर छोड़कर चली गई। क्या क्या नहीं किया मैंने आपके लिए, सही गलत कुछ नहीं देखा। आपने जो बोला मैंने वो किया। अपनी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी आपको खुश करने के लिए, और अब जब वो पुरानी हो गई तो फिर से किसी 14-15 साल की लड़के के साथ। अब मैं राशि को छोड़ूंगी और तुम भी जाने दोगे, नहीं तो मैं सबको जाके बताऊंगी कि कितने घटिया इंसान हो तुम। आप गई होगी, मैंने कुछ नहीं किया उसको। मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता, तो उतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। नहीं तो राशि को तो उसी वक्त मार देता मैं। मर्डरर नहीं हूं मैं। तू एक मर्डर से भी क्या गुजरा? उमेश को अपहरण, जबरदस्ती, शोषण और बलात्कार के लिए दोषी पाया गया। राशि को मानसिक चिकित्सा उपलब्ध करवाई गई। अतुल और अवनी की देखभाल अब उमेश के माता पिता कर रहे हैं। पर क्या ये मासूम बच्चे कभी अपनी जिंदगी के इस खौफनाक दौर को भूल पाएंगे? वासु अब तक लापता है। कोई नहीं जानता कि वो जिंदा भी है या नहीं। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद वासु से जुड़ा कोई भी सुराग उनके हाथ नहीं लगा। वासु खुद भी निर्दोष नहीं है। वो चाहती तो अपने बच्चों को अपने साथ ले जा सकती थी, पुलिस को फोन कर उमेश के खिलाफ शिकायत कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? पहली पत्नी की अचानक हुई मृत्यु और अकेलेपन ने उमेश को मानसिक रूप से बीमार बना दिया था। उसे कम उम्र की लड़कियां आकर्षित करने लगी थी, और बहुत जल्द यह आकर्षण पागलपन बन गया। उसकी अजीबोगरीब धारणा थी कि एक सेहतमंद जवान हमसफर की मृत्यु की संभावना उसकी मृत्यु से पहले ना के बराबर थी, और वो कभी अकेला नहीं पड़ेगा। 14 वर्ष की एक गरीब लड़की, सुख सुविधाओं से वंचित वासु उमेश में अपने सपनों की पूर्ति को देखकर उससे शादी कर बैठी। उसकी खुशी पर अपना सब कुछ, यहां तक कि अपनी छोटी बहन को भी निछावर कर बैठी। असल में वो अपने ही गुनहगार से प्यार कर बैठी थी। छोटी उम्र से ही अपनी हर जरूरत के लिए उमेश पर निर्भर वासु के लिए उसका कष्टदाता ही उसका जीवन दाता बन चुका था। याद रखें, बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। उन्हें जिस सांचे में ढाला जाता है वो ढल जाते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि उनका कोमल मन अपने आसपास के वातावरण और लोगों से सिर्फ अच्छी बातें और सुखद अनुभवों को ही सोखे। उन्हें खिलने की, बढ़ने की आजादी दें, लेकिन उनकी परवरिश और सुरक्षा की जिम्मेदारी के प्रति जागरूक रहें। उन्हें सही और गलत का अंतर समझाएं, ताकि फिर से कोई बच्चा उमेश, वासु या राशि न बने। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।